एडम सिल्वाना को ऐसे देख रहा था मानो मंत्रमुग्ध हो गया हो, लेकिन इसलिए नहीं कि वह उसकी सुंदरता या किसी और चीज से मोहित हो गया था। नहीं, इसके पीछे एक अलग, अधिक उत्कृष्ट कारण था। फिर उसने सिल्वाना को उसी तरह नहीं देखा जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है, या एक प्रेत किसी ऑपरेटर को देखता है, बल्कि उसी तरह जैसे एक योद्धा दूसरे योद्धा से मिल रहा हो, उसी अविचल आत्मविश्वास से भरी निगाह से। बेशक उनके युद्ध क्षेत्र एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन वे दोनों ही लड़ सकते थे, एक शारीरिक बल से, दूसरा समर्थन और सूचना के बल पर। तभी सिल्वाना धीरे से खड़ी हुई और बिना कुछ कहे उसने एडम की छाती पर मुक्का मारा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन आश्चर्य की वजह से नहीं कि नुकसान शून्य था, यह अपेक्षित था। सिल्वाना दर्द में थी क्योंकि एडम को मारना स्टील की दीवार से टकराने जैसा था। एडम ने अपनी आंखें नीची कर लीं, धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और उसका हाथ नीचे कर दिया। उसके शब्दों का इंतजार किए बिना वह चला गया और सिल्वाना की सावधान निगाहों के सामने कॉफ़ी मशीन का इस्तेमाल करके सबसे सरल कॉफ़ी बना दी। पूरी प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगे और एस्प्रेसो का कप सिल्वाना के हाथ में था, जिसकी उंगलियां टक्कर से लाल हो गई थीं। उसने एक घूंट लिया, कॉफ़ी को देखा और शांत भाव से एडम की ओर देखते हुए कहा, यह बहुत भयानक है। अगर मैं ऐसा करती रहूं तो ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। सिल्वाना ने कहा, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने कुछ और घूंट लिए और सारा पानी पी गई। एडम मुस्कुराया, मैं पार्टी से पहले आराम करूंगा, इसके अलावा मुझे अभी भी नाराटा से बात करनी है। क्या सही एसेंस मॉन्स्टर को खोजने के लिए यह पर्याप्त समय होगा? एडम ने पूछा और उस चीज़ की ओर बढ़ गया जिसमें वे दोनों अच्छे थे, डेडलैंड्स में मिशन पूरा करना। सिल्वाना ने सिर हिलाया। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनकी छोटी सी बातचीत, लगभग बिना शब्दों के, उसे राहत और शांति दे रही थी। आखिरकार, भले ही समाज में उनकी स्थिति अलग अलग थी, लेकिन वे एक टीम थे और यह महत्वपूर्ण था कि हर कोई अपना काम करे और अपनी भूमिका का पालन करे। चिंता मत करो, हालांकि मैंने अपना अधिकांश समय आपको जेल से बाहर निकालने का तरीका खोजने में बिताया, लेकिन मैं आपके अनुरोध को नहीं भूला हूं। मेरे पास कई उपयुक्त उम्मीदवार हैं, जिनमें से सभी में बिजली का गुण है। 5 दिनों में हम देखेंगे कि मिशन विभाग क्या पेशकश करता है। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी कहूँगा, लेकिन मैं पहले ही डेडलैंड्स को मिस कर चुका हूँ। एडम ने अपनी आंखों में एक गंभीर चमक के साथ कहा। सिल्वाना कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैं भी... लगभग उसी समय फॉल हिल जेल का एकमात्र और सबसे मजबूत वार्डन चिकित्सा कक्ष में जाग उठा। प्रागो अचानक पसीने से लथपथ उठ खड़ा हुआ, मानो उसे बहुत दिनों से कोई बुरा सपना सता रहा हो। उसे होश में आने और पट्टियों से ढन के अपने जख्मी शरीर की जांच करने में कुछ मिनट लग गए। तुम अंततः जाग गए, एक महिला की आवाज़ गूंजी, लेकिन प्रागो कमरे में अकेला था। यह आवाज़ उसके कान में गहरे लगे ये पीछे आ रही थी। मैं हार गया, मैं K1 फैंटम से हार गया। ये वास्तव में हुआ। प्रागो ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए अपने चेहरे को अपने हाथ से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों के माध्यम से अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। हाँ, ये सच है, वे तीनों पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं और अपनी आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि तकनीकी तौर पर वे तीनों पहले कभी इस जेल में नहीं रहे। भाड़ में जाओ, ये सब नौकरशाही है। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि मैं उनसे हार गया। उन्होंने मुझे हरा दिया, खास तौर पर वह कमीना एडम विंटर। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? प्रागो ने गुस्से से कहा। ऐसा लग रहा था कि क्रोध उसके दिलो दिमाग में भर जाएगा। कुछ देर तक वहां सिर्फ सन्नाटा छाया रहा, कोई कुछ नहीं बोला। शायद यह एक बुरा संकेत था, क्योंकि प्रागो का गुस्सा और बढ़ने वाला था। क्या तुमने अपनी बात कह दी है? क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? लड़की ने पूछा, जैसे कि प्रागो की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया उनके मामले में सामान्य और यहाँ तक कि आम बात थी। प्रागो ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ठीक हूँ। चिल्लाने के लिए मुझे खेद है। प्रागो की आवाज़ में अचानक परिवर्तन आ गया, मानो वह सचमुच शर्मिंदा हो। ये सब ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारा यह मतलब नहीं था, लेकिन प्रागो, शायद अब भागने की कोशिश बंद करने का समय आ गया है। प्रागो ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, उसने केवल अपनी मुठ्ठियां कस लीं। ये स्पष्ट था कि उसके लिए इस बारे में बात करना कठिन था। कैसे? प्रागो की निगाहें गहरी हो गईं। मेरे आखिरी मिशन पर मैं चमत्कारिक रूप से बच गया। हमारी दवा के साथ भी मुझे ठीक होने में 2 सप्ताह लग गए। मुझे सचमुच टुकड़ों में उठाया गया था और मैं भाग्यशाली था। बाकी लोग तुरंत मर गए, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। प्रागो को स्पष्ट रूप से पिछली त्रासदियों से बहुत गहरा सदमा लगा था। वह एडम एडेरिया कायला से कहीं ज्यादा समय तक एक प्रेत रहा था और उसने कई मौतें देखी थीं। यही कारण था कि उसने अपेक्षाकृत कायरतापूर्ण और सुरक्षित तरीके से काम किया, हालांकि यह उसे एक और त्रासदी का सामना करने से नहीं बचा सका। आप जो भी थे और आपने जो भी किया, डेडलैंड्स किसी भी प्राणी के लिए एक खतरनाक जगह थी। हमने इस पर कई बार चर्चा की है, इसलिए मैं इसे 1000वीं बार नहीं दोहराऊंगा।
आप और मैं दोनों जानते हैं कि यहाँ विकल्प स्पष्ट और सरल है, या तो आप अपने डर को भूल जाएं और आगे बढ़ें, या फिर आप खुद पर तरस खाते रहें और जेल में सड़ते रहें। प्रागो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके ऑपरेटर ने उससे पहले ही यह बात कह दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, वार्डन, अभिभावक या कैदी, जेल में हर कोई अपनी आज़ादी से वंचित है। जो कोई भी जेल में बहुत लंबे समय तक रहता है वह सड़ना शुरू कर देता है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। ये और भी खतरनाक है, लड़की ने आगे कहा। लेकिन चूंकि आप एक प्रेत हैं, इसलिए पूरा गढ़ इस कार्य को पूरा करता है। अगर कोई प्रेत गढ़ में बहुत लंबे समय तक रहता है तो यह उसके लिए जेल बन जाता है, जो सामान्य जेल से अलग नहीं है। प्रागो ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून बहने लगा। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और बुदबुदाया, मैं चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई उपयुक्त मिशन ढूंढो। और क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? प्रागो ने डरते डरते पूछा, जैसे कोई बच्चा अपने जीवन की पहली बड़ी परीक्षा से पहले पूछ रहा हो। जरूर, स्वागत है, लड़की ने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कदम कदम कदम। फॉल हिल जेल से निकलने के 3 दिन बाद एडम सेकंड रिंग स्थित एक साधारण कैफे की ओर जा रहा था। नाराटा और ट्रॉन को अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। इस कैफे में बहुत कम लोग आते थे। आमतौर पर यहाँ भीड़ व्यापारिक घंटों के बाद होती थी, जब लोग आराम करने के लिए अपने दफ्तरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी और सड़कें बिल्कुल खाली थीं। फिर भी कोई व्यक्ति कई मिनट से प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। नीली आंखों और काले बालों वाली एक लड़की इधर उधर ऐसे देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पहले वह सख्त सैन्य पोशाक पहनती थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ढीला पहना था, जिससे उसकी कलाई और कंधे थोड़े खुले हुए थे, लेकिन हमेशा की तरह कठोरता अभी भी थी। एडम। नराता की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने एडम को अपनी दिशा में आते देखा। अरे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। माफ करना, शायद मैं थोड़ा देर से आ रहा हूँ। एडम ने अपने सिर के पीछे अजीब तरह से खुजलाया और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। नाराता ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, उसके कपड़ों की जांच की। अजीब बात यह थी कि उसने वही कपड़े पहने थे जो उसने एस जोन में पहने थे, हालांकि वह अब जेल में नहीं था और किसी से लड़ने वाला नहीं था। ट्रॉन अभी तक यहाँ नहीं आया। एडम ने अपना सिर झुकाया। नराता ने आह भरी। वास्तव में वह पहले से ही अंदर है। कुछ मिनट पहले आया था, मेरे पास उससे मिलने का समय नहीं था। पहले मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया। नराता ने शर्म से अपना गाल खुजलाया। एडम ने समझदारी से सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर नाराता के अंदर आने का इंतजार करने लगा। पहले तो उसे इस इशारे का मतलब समझ में नहीं आया, फिर वह शर्मा गई और तेजी से आगे बढ़ गई। ट्रॉन सबसे दूर वाले छोर पर बैठा था। मेज पर पहले से ही 4 कप कॉफी रखी हुई थी, साथ ही सिरप वाले पैनकेक भी थे। उसने शायद मेन्यू में सबसे पहले यही चीज़ मंगवाई होगी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, एडम और नाराटा कुछ सेकंड के लिए आश्चर्य से रुक गए, लेकिन ये ट्रॉन नहीं था, यह उसके बगल में बैठी लड़की थी। वह काफ़ी लंबी थी, उसने शालीनता और सादगी से भरे कपड़े पहने थे। उसकी शांत हरी आंखें थीं और उसकी लंबी, बल्कि मोटी भूरी चोटी थी जो करीने से मुड़ी हुई थी। ट्रॉन के विपरीत, जो गद्देदार कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाए बैठा था और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए था तथा उसकी दोनों बाहें उसकी छाती पर थीं, लड़की अपनी पीठ सीधी करके बैठी थी तथा उसने परीक्षा देने वाली छात्रा की तरह अपनी हथेलियां अपने पैरों पर रखी हुई थीं। ओह, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। यह अच्छी बात है। तुम्हारी कॉफ़ी को शायद अभी ठंडा होने का समय नहीं मिला है, ट्रॉन ने उन्हें घूरते हुए कहा। एडम मुस्कुराया और सीट पर बैठ गया। नाराटा उसके पीछे पीछे चला गया। ट्रॉन थोड़ा आगे झुका, कुछ देर तक नाराटा को देखता रहा, फिर उसने अपनी नज़र एडम पर घुमा ली। चलिए, शुरुआत आपसे करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि कोई मुलाकात नहीं होगी क्योंकि डैमियन भूल गया था कि आप जेल में हैं। हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद आप ऐसा करने में कामयाब रहे। आपने और बाकी 2 फैंटम ने K2 फैंटम को हरा दिया, ये वाकई काबिले तारीफ है, ट्रॉन ने शांति से कहा। उस लड़ाई को याद करते हुए एडम ने अपनी आंखों में आग भरकर सिर हिलाया। क्या आप डार्क ऑर्डर में शामिल होना चाहेंगे? ट्रॉन ने तीखी आवाज में पूछा। यह स्पष्ट था कि वह गंभीर से भी ज्यादा गंभीर था और एडम को प्रक्रिया शुरू करने के लिए बस सकारात्मक जवाब देना था। नहीं, अभी नहीं, एडम ने बिना कुछ सोचे उत्तर दिया। अभी नहीं, हाँ, जो भी हो। ट्रॉन ने हल्की हंसी के साथ कंधे उचका दिए। फिर उसने नराता को खतरनाक तरीके से घूरा, जिससे वह चौंक गई, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की पर चला गया, जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। ये रिस्का है, वह मेरी ऑपरेटर है, ट्रॉन ने अपना हाथ हिलाते हुए बेपरवाही से कहा। रिस्का ने चमकदार मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। वह जानती थी कि नाराता यहाँ क्यों आया है। अजीब बात यह है कि उसकी मुस्कुराहट नाराता को सहज महसूस करा रही थी। नराता,
ट्रॉन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपकी इच्छा पूरी करना संभव है। हालांकि इसके बारे में बात करना एक बात है और इसे दिखाना दूसरी बात है। नाराता ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उसे पता नहीं था कि ट्रॉन किस बारे में बात कर रहा था। ट्रॉन ने अपना हाथ हिलाया। रिस्का ने उसके इशारे पर सिर हिलाया और अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकालीं। एडम और नाराटा आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके पास अभी तक तस्वीरों की सामग्री को देखने का समय नहीं था। केवल ये तथ्य कि वे डिजिटल नहीं बल्कि भौतिक प्रतियां थीं, उनकी आंखें चौड़ी करने के लिए पर्याप्त थी। रिस्का एक ऑपरेटर थी, इसलिए वह जानती थी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है, विशेष रूप से उच्चतम स्तर पर कंप्यूटर का। यदि उसके पास इस तरह की तस्वीरें होती तो इसका केवल एक ही मतलब होता, कोई भी इसे नहीं देख सकता था। फिर एडम और नाराटा ने चित्रों को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। केवल 6 तस्वीरें थीं, ये फैंटम लड़की की पूरी कहानी थी। सबसे पहले वह अकादमी में एक नवागंतुक थी, फिर अपने पहले मिशन पर वह सफल रही। इसके बाद प्रशिक्षण और एक गंभीर मिशन था जिसमें उसकी आंखों में कई पीड़ित डर और आतंक था। 5वीं तस्वीर में सब कुछ लाशों से ढका हुआ था, सिर्फ एक लड़की बची थी जो अपने बड़े से भाले पर झुकी हुई थी। आखिर में आखिरी तस्वीर रिस्का की छवि थी। क्या इसका क्या मतलब है? नाराता ने अविश्वास में बड़बड़ाया। उसने अपनी नज़र तस्वीरों और रिस्का के बीच आगे पीछे घुमाई। तस्वीरों में लड़की के बाल और आंखों का रंग एक जैसा था, लेकिन नाराता यह नहीं कह सकती थी कि ये लड़कियां बहुत हद तक एक जैसी थीं। हालांकि उसे बस करीब से देखना चाहिए था। हाँ, तुमने सही कहा, ट्रॉन ने बड़बड़ाया। रिस्का कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कुछ साल पहले मैं एक प्रेत था, हालांकि तकनीकी रूप से मेरे पास अभी भी एक प्रारंभिक जीन और एक विकास वृक्ष है, ठीक आप सभी की तरह। रिस्का ने आगे कहा, लेकिन फैंटम रिस्का लुइरिया अब मौजूद नहीं है। मैं ट्रॉन का ऑपरेटर हूं और कोई नहीं। नाराता ने घुटन भरी सांस ली। यहीं उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो उस रास्ते से गुजरा था जिसे वह चुनने वाली थी। इससे उसे अभूतपूर्व आत्मविश्वास मिला। बेशक एडम और नाराटा बेहद उत्सुक थे कि रिस्का ने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन उन्होंने उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। जाहिर है, मूल कारण नाराटा के समान ही था, रिस्का कभी भी फैंटम नहीं बनना चाहती थी। क्षमा करें, लेकिन आपने अपने नेक्सस के साथ क्या किया? मैं अब कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछूंगी, कृपया इसका उत्तर दें। नाराता ने इतनी उत्सुकता से पूछा मानो उसका जीवन इस पर निर्भर करता हो। रिस्का मुस्कुराया, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भला ठीक है, लेकिन मेरे पास अपने नेक्सस तक पहुंच नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि यह वास्तव में कहाँ है। रिस्का ने ट्रॉन की ओर इशारा किया। उस समय मैंने अपना नेक्सस ट्रॉन को दे दिया था। मैं नहीं जानता और न ही जानना चाहता हूं कि मेरा भला कहाँ है। रिस्का की आवाज़ कोमल और शांत थी, लेकिन अचानक बदल गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नाराता को गौर से देखा, जैसे एक सख्त शिक्षक अपने छात्र को देखता है। नाराता, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत है। एडम और ट्रॉन के पास नेक्सस हैं क्योंकि वे फैंटम हैं। हमारे पास वे नहीं होने चाहिए क्योंकि ऑपरेटरों के पास नेक्सस नहीं होते। क्या तुम ये समझती हो? नाराता चौंकी, फिर उसने गला साफ किया। सच है, नाराता फैंटम के रास्ते को त्याग कर ऑपरेटर बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, भले ही उसके पास सही दृढ़ संकल्प हो। भले ही उसका जीवन वैसा न हो जैसा वह चाहती थी, उसे अपना सब कुछ त्याग कर व्यावहारिक रूप से नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत थी। ठीक है, गीत काफ़ी हो गए। तुमने रिस्का के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, अब मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ, नाराता। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम ऑपरेटर बनने के लिए तैयार हो। ट्रॉन ने ठंडे स्वर में कहा। एक सरल परीक्षा देने के लिए तैयार रहें। परीक्षण? नाराता ने स्पष्ट उत्साह के साथ कहा। यद्यपि उसने पहले ऑपरेटर बनने के लिए अध्ययन किया था और परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, लेकिन फैंटम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह कुछ जानकारी भूल गई थी और उसे अपने ज्ञान को ताज़ा करने की आवश्यकता थी। ज़रूर, लेकिन मैं अकादमी में सिखाई जाने वाली तकनीकी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मेरे बिना भी तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा एक ऑपरेटर बनना चाहते थे, न कि एक फैंटम। ट्रॉन ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ गंभीर और दमनकारी थी। फिर ट्रॉन ने अपना हाथ हिलाया। रिस्का, मेरे पैनकेक काट दो। उसने चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ ट्रॉन का ऑर्डर पूरा करने में भी संकोच नहीं किया। नाराता, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम असफल हो। ट्रॉन ने ऊपर से उसकी ओर देखते हुए कठोरता से कहा। नाराता काम पर थी। वह जानती थी कि ट्रॉन सख्त है, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुम कमज़ोर हो, तुमने बहुत कम मिशन पूरे किए हैं, जबकि बहुत से मिशनों में असफल रहे हो और लगातार औसत दर्जे के नतीजे दिखा रहे हो। हालांकि ये सब सिर्फ नाराटा फैंटम पर ही लागू होता है। ट्रॉन ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। उसने आह भरकर कहा, मेरे पास नाराटा ऑपरेटर के बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है,
लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक काफ़ी अनुभवी फैंटम हूँ और जानता हूँ कि एक अच्छा ऑपरेटर कैसा होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा फैंटम अभिमान तुम्हें एक अच्छा ऑपरेटर बनने से रोकेगा? ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रॉन ने कहा और कुछ सेकंड के लिए रिस्का को देखा, जैसे कि उसके लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा हो। इस समय रिस्का अभी भी अपने पैनकेक काट रहा था। एडम, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ट्रॉन ने शांत स्वर में पूछा। जरूर, एडम ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ट्रॉन मुस्कुराया। कुछ भी असामान्य नहीं, ऑपरेटर के साथ एक ही कमरे में रहते हुए बस एक प्रेत बनो। इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, ट्रॉन ने नाराटा की ओर गौर से देखते हुए उसकी ओर इशारा किया। नराता, इस समय के लिए ऐसा मानो कि मैं तुम्हारा प्रेत हूं। नराता ने जल्दी से कई बार सिर हिलाया। ठीक है, उस स्थिति में एडम की मालिश कर दो। नाराता की आंखें उलझन में फैल गईं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। अभी, ट्रॉन ने धमकी भरे स्वर में चिल्लाया, जिससे नाराटा अचानक उठ खड़ा हुआ और तेजी से एडम के पास चला गया। यद्यपि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि उसके कार्य सही थे, फिर भी उसने एक बात तय कर ली, ट्रॉन की बात मानना और जैसा कहा गया वैसा करना बेहतर है। पहले तो नराता ने अनाड़ीपन से काम लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसे कितना बल लगाना है और कितनी गति बनाए रखनी है। एडम हैरान था, लेकिन जल्द ही उसे राहत महसूस हुई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि उसके घाव पहले ही ठीक हो चुके थे और लगभग सभी निशान मिट चुके थे, लेकिन उसकी मांसपेशियों में थकान बनी हुई थी और नाराटा वास्तव में उसे बेहतर महसूस करा रहा था। यहाँ थोड़ा जोर से दबाओ, एडम ने अपने कंधे की ओर इशारा करते हुए कहा। उघम, नाराता ने उसके निर्देशों का पालन करते हुए सिर हिलाया। उसे अजीब लगा। कुछ दिन पहले उसने सोचा था कि वह एफ जोन में एडम को हराने में सक्षम है, और अब वह उसकी सेवा कर रही थी, और सबसे असामान्य बात यह थी कि यह अनिवार्य रूप से उसकी इच्छा थी और कुछ हद तक उसका लक्ष्य था। ट्रॉन ने अपना हाथ हिलाया। रिस्का, मेरे पीछे आओ। स्वाभाविक रूप से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। फिर ट्रॉन ने अपना कांटा उठाया और पैनकेक्स खाने लगा। एडम, मेरे साथ चलो। ये कैफ़े शायद सबसे अनुकूल स्थान पर न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से नाश्ता बनाना जानते हैं, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ट्रॉन ने अपने कांटे को हिलाते हुए कहा, जिस पर पैनकेक का एक टुकड़ा था। एडम ने नराता की ओर देखा, जो उसकी मालिश करना जारी रखे हुए थी। उसने गहरी सांस ली और खाना शुरू कर दिया। हर पल, हर पैनकेक के साथ नाराता को और भी अजीबोगरीब एहसास हो रहे थे। साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था, अपने ऑपरेटर के आदेशों का पालन करना, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या ये वास्तव में वह गर्व है जिसके बारे में ट्रॉन बात कर रहा था? अरे, मुझे नहीं लगा कि मुझे इससे कोई समस्या होगी। नाराता ने मन ही मन बुदबुदाया और उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। नाराता ने ऊपर देखा और रिस्का की चमकीली आंखों से मुलाकात की। उसके विपरीत रिस्का के चेहरे पर केवल एक मुस्कान थी, उसके हाथ उसके सामने मुड़े हुए थे। वह मासूमियत की एक सच्ची प्रतिमूर्ति की तरह दिख रही थी, जो ट्रॉन के आदेश के अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार थी। कैसे? डेडलैंड्स की उन तस्वीरों से लगता है कि उसने मुझसे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी। हो सकता है कि वह एडम के स्तर की ना हो, ट्रॉन की तो बात ही छोड़ी, लेकिन वह भी एक फैंटम थी। नाराता ने गहरी निगाह से सोचा। फिर रिस्का ने हल्के से नाराटा की कलाई की ओर इशारा किया, जहां अभी भी नेप थी। कुछ गड़बड़ है क्या? एडम ने पलट कर देखा, क्योंकि नाराटा अचानक रुक गई थी, हालांकि उसने पहले भी बहुत अच्छी गति बनाए रखी थी। नाराता ने अपना सिर हिलाया। माफ करना, मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि फैंटम बनना छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं वह हासिल करना चाहती हूँ जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है, तो मुझे और अधिक आत्मविश्वास से काम लेना होगा और अपने चुने हुए पेशे को अपना सब कुछ देना होगा। नाराता ने अपनी एनईपी को कुचलने से पहले कहा। अजीब बात यह है कि हमेशा ठंडा और गंभीर रहने वाला ट्रॉन भी उस क्षण मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह उसके ऐसा करने का इंतजार कर रहा था, और यह उसकी परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। हाँ, बुरा नहीं है। ठीक है, आप दोनों अपनी सीट पर बैठ जाए, खाना बिना छुए छोड़ना ठीक नहीं है, ये रसोई के प्रति अनादर है। ट्रॉन ने अपना हाथ हिलाया। नाराता की आंखें चमक उठीं, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे खाने की इजाजत थी, नहीं, आखिरकार वह एक संचालक थी, न कि किसी तानाशाह की दया पर निर्भर गुलाम। उसने महसूस किया कि ट्रॉन की ऐसी प्रतिक्रिया का केवल एक ही मतलब था, उसने परीक्षा पास कर ली थी, या कम से कम वह पास होने वाली थी। नाराता, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है। ट्रॉन बोला, मेरा तुम्हें अपमानित करने या ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। ऑपरेटर के काम पैनकेक काटने या मसाज देने से कहीं ज्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। हर कोई यह समझता है। नाराता ने सिर हिलाया, उसकी बात ध्यान से सुनी। इस बीच रिस्का अपने भोजन का आनंद ले रही थी, नाराता के लिए वास्तव में खुश थी।
वे दोनों एक ही स्थिति में थे, बस उनमें से एक ने पहले ही इस कांटेदार रास्ते की यात्रा कर ली थी। हालांकि सबसे बुनियादी बात है अपने फैंटम की आज्ञा मानने की क्षमता, चाहे आपका फैंटम आपसे उसके मिशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहे या उसके लिए खाना पकाने के लिए। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। हमारी दुनिया इसी तरह काम करती है, और अगर आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। ट्रॉन ने शांति से कहा। नाराता गंभीर हो गया। हाँ, मैं आपका आभारी हूँ। हमारी मुलाकात से पहले मेरे अंदर अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन अब मुझे याद आया कि मैं क्यों और किस लिए ऑपरेटर बनना चाहती थी। मैं अपने फैंटम और पूरे गढ़ की आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ और उनके लिए उपयोगी बनना चाहती हूँ, नाराता ने आत्मविश्वास से कहा, अपनी हथेली को अपनी छाती पर रखते हुए। ट्रॉन ने सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा। उस स्थिति में हम इसे इस तरह से करेंगे। रिस्का एक ऑपरेटर के रूप में आपकी जल्दी से ठीक होने में मदद करेगा। अकादमी से आपकी स्नातकता और ऐसा करने की आपकी इच्छा को देखते हुए इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। फिर हम आपको डार्क ऑर्डर में स्वीकार करेंगे और आपके लिए एक उपयुक्त फैंटम ढूंढेंगे। रिस्का ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। ट्रॉन ने आगे कहा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हम परिणाम की मांग करते हैं। मेरे पास आपके फैंटम के लिए एक उम्मीदवार है। वह मेरे जितना मजबूत नहीं है, ये तो पक्का है, लेकिन वह डार्क ऑर्डर का सदस्य भी है। जाहिर है हम ताकत और परिणाम को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए तैयार रहें। ज़रूर, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं ऑपरेटर हूँ, नाराता ने आक्रामक स्वर में कहा। एडम ने उसे गौर से देखा और नाराता की आंखों में भी वही आत्मविश्वास देखा जो पहले सिल्वाना की आंखों में था। हाँ, यह आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति अपनी जगह पर आने पर कैसे बदल सकता है। ट्रॉन का परीक्षण समाप्त होने के बाद नाराता ने इसे सफलतापूर्वक पास कर लिया। उनकी मुलाकात जारी रही, लेकिन पहले जैसे तनावपूर्ण माहौल में नहीं। नाराता को ट्रॉन की स्वीकृति प्राप्त हुई, उसने रिस्का से बहुत कुछ सीखा, तथा एडम की सहायता से उसे एहसास हुआ कि उसे फैंटम की पहचान को पूरी तरह त्यागना होगा। वास्तव में वह बहुत भाग्यशाली थी कि ट्रॉन ने उनकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम थे। रिस्का सावधानी से खड़ा हुआ और नाराटा को देखने लगा। मुझे शौचालय जाना है, क्या तुम आ रही हो? रिस्का का नाराटा से कुछ रिश्ता था, अन्यथा वह इस पर इतना जोर नहीं देती। नाराता ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि रिस्का उससे क्या बात करना चाहता था। लड़कियां चली गईं और एडम ट्रॉन के साथ अकेला रह गया। शायद ये शानदार विषयों या गंभीर मामलों पर चर्चा करने का एक अच्छा अवसर था, खासकर राक्षसों और बिग थ्री के बारे में। लेकिन उनमें से कोई भी इसके मूड में नहीं था। और पैनकेक? ट्रॉन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। एडम मुस्कुराया, जरूर, मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा है। ... रिस्का आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो उसके होठों के प्राकृतिक रंग को देखते हुए लगभग अदृश्य थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? नाराता ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उगम? रिस्का ने सिर हिलाया, अपनी लिपस्टिक हटाई और नाराता के सामने खड़ी हो गई। फिर रिस्का ने अपनी हथेलियां खोलकर अपनी बाहें आगे की ओर फैला दीं। नाराता ने उसे हैरान होकर देखा, उसे उसके इरादों का अंदाजा नहीं था। आगे बढ़ो, अपनी हथेलियां मेरी हथेलियों पर रखो और उन्हें कसकर दबाओ। मैं भी ऐसा ही करूंगी, रिस्का ने गंभीर भाव से कहा। नाराता ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और रिस्का की हथेलियों को मजबूती से पकड़ लिया। अपनी उंगलियां उसकी हथेलियों में डाल दी, उनके हाथ एक मजबूत बंधन में थे। रिस्का ने अपनी उंगलियां कस लीं, जो उसकी सूजी हुई नसों से स्पष्ट था, और नाराता ने भी वैसा ही किया, तथा काफी अधिक बल लगाया। रिस्का ने भारी भौहें सिकोड़ते हुए घुटनों के बल बैठ गई, नीचे से नाराता की ओर देखा, लेकिन उसने अपनी पकड़ हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रिस्का का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था, ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में दर्द का अनुभव कर रही थी। नाराता ये देखकर हैरान रह गई कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। क्या बात है? नाराता ने अंदर ही अंदर उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। रिस्का भी मेरी तरह एक K1 फैंटम है। इसके अलावा वह और भी ऊंचे स्तर की लग रही थी। कृपया रुकें, ये दर्द कर रहा है, रिस्का ने अपने दांतों को जोर से भींचते हुए विनती की। ओह बिल्कुल, कृपया मुझे माफ कर दो, नाराता ने तुरंत जवाब दिया और रिस्का के हाथ छोड़ दिए। रिस्का ने अंततः राहत की सांस ली। वह क्या था? नाराता ने चिंतित भाव से पूछा। रिस्का कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये कुछ ऐसा है जिसे तुमने अभी तक महसूस नहीं किया है। नाराता, ऑपरेटरों के पास उस तरह की शक्ति नहीं है जिसका तुमने अभी इस्तेमाल किया है। रिस्का ने उसे अच्छे दिल से देखा। नाराता चौंक गई, उसे समझ में आने लगा था कि रिस्का उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने अपनी प्रेत शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। मैं एक सामान्य इंसान से अलग नहीं हूँ। शायद पिछले युद्ध के अनुभव और प्रशिक्षण के कारण मैं थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
मेरी वर्तमान स्थिति में मैं 2 सैन्य पुरुषों द्वारा आसानी से पराजित हो सकता हूँ। रिस्का ने शांति से कहा। उसके शब्द किसी भी प्रेत को सचमुच एक श्राप की तरह लगते। हालांकि उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट या निराशा नहीं थी। इसके विपरीत रिस्का गर्व से भरी हुई लग रही थी, क्योंकि यह उसके लिए एक सच्ची उपलब्धि थी। कैसे? तुमने ये कैसे किया? नराता ने उत्सुकता भरी नज़र से पूछा। रिस्का मंद मंद मुस्कुराए। ये कुछ भी जटिल नहीं है। बस अपनी शक्ति को कम करने की कोशिश करें जैसे आप आभा के साथ करते हैं। आप तुरंत सफल नहीं होंगे और पूर्ण प्रभाव पाने में सप्ताह लगेंगे। नाराता ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी हथेली छाती पर रखी और पूछा, क्या ये स्थायी है? मेरा मतलब है। रिस्का ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं चाहूं तो 10 मिनट के भीतर अपनी पूरी ताकत हासिल कर सकता हूं। यह इंजन से तुलना करने जैसा है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और धूल से भर जाएगा। हालांकि एक बार जब आप इसे ईंधन देते हैं तो इंजन दहाड़ते हुए चालू हो जाता है। नाराता कुछ कहना चाहती थी, उसने अपना मुंह खोला, लेकिन रिस्का ने उससे पहले ही ऐसा कर दिया। लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहते। एक ऑपरेटर बनो, एक साधारण व्यक्ति की तरह रहो। अपने पिछले जीवन से कुछ भी पीछे न छोड़ना बेहतर है। ऐसा करना आसान होगा, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। रिस्का ने गंभीरता से कहा। नराता कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने समझदारी से सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा काम है। और कुछ और भी है। रिस्का ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नाराता को गौर से देखने लगी। नाराता ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। होश। रिस्का ने अपना हाथ तेजी से घुमाया और नाराता को बगल से, या यूं कहें कि उसकी चर्बी की तह से मजबूती से पकड़ लिया, जो लगभग अदृश्य थी, लेकिन रिस्का को उसे पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। आउच, तुम्हें क्या हो गया है? नराता ने भौहें सिकोड़ी। तुमने ये देखा? यह अस्वीकार्य है, रिस्का ने उग्र दृष्टि से धमकी भरे अंदाज में कहा। नाराता ने बस सांस रोक ली। उसके पास अभी रिस्का को जवाब देने की ताकत नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में आपका वजन बढ़ गया है ना? नराता ने जल्दी से कुछ बार सिर हिलाया। रिस्का ने गहरी सांस ली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। देखो, तुम्हें एहसास है कि अपने फैंटम के लिए एक ऑपरेटर के रूप में तुम्हें बिल्कुल सही दिखना है ना? जरूर, ये बुनियादी बात है। अकादमी में इस बारे में कई बार बात की गई है। नराता ने अनिश्चितता से उत्तर दिया। ऑपरेटरों को हमेशा अपने कपड़ों, शरीर और बालों का ख्याल रखना चाहिए। ये सब स्टेटस के महत्व को बनाए रखने के लिए है। रिस्का ने सिर हिलाया। नाराता, मत भूलना, अब तुम प्रेत नहीं हो, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या खाते हो और कितनी मात्रा में खाते हो। रिस्का ने गंभीर भाव से कहा। यदि आप एक फैंटम हैं तो मोटा होना लगभग असंभव है। क्षमताओं का उपयोग करने, लड़ने और प्रशिक्षण के लिए साधारण कैलोरी सहित बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सारी ऊर्जा या तो मांसपेशियों में या भंडार को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देशित की जाती है। हालांकि यदि आप मेरी तरह लड़ते नहीं हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी अतिरिक्त किलो प्राप्त कर सकते हैं। रिस्का थोड़ा सा शर्मा गई। उसने अपने हाथ की हथेली से अपना मुंह ढक लिया, जैसे कि उसे इस बारे में बात करने में शर्मा रही हो। जब हमने पहली बार ट्रॉन के साथ काम करना शुरू किया तो मैं सामान्य रूप से खाना खा रही थी और सिर्फ 1 महीने में मेरा वजन 10 किलोग्राम बढ़ गया। धिक्कार है। जब ट्रॉन ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई, और सबसे बुरी बात। रिस्का ने अपने होंठ काटे। वजन कम करना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर तब जब आप एक दिन में इतना खाने के आदी हो जाते हैं जितना एक औसत व्यक्ति एक सप्ताह में नहीं खाता। वैसे भी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सुनिश्चित करती कि तुम्हें इससे गुजरना न पड़े। रिस्का ने गंभीरता से कहा और नाराता के कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहित किया। नाराता ने सिर हिलाया। उसे पहले कभी इस तरह की समस्या नहीं हुई थी, लेकिन वह रिस्का के चेहरे से जानती थी कि उसे इस पर ध्यान न देकर तुरंत डाइट पर जाना चाहिए। क्रैकल। जैसे ही नाराटा और रिस्का शौचालय से बाहर निकलकर मेज के पास पहुंचे, दरवाजा खुल गया। उनकी बातचीत काफी देर तक चलती रही और इस दौरान एडम और ट्रॉन एक छोटी सी तबाही मचाने में कामयाब हो गए। उनकी मेज पर पड़ी खाली प्लेटों का उपयोग टावा बनाने के लिए किया जा सकता था, क्योंकि वहां बहुत सारी प्लेटें थीं। यह अज्ञात था कि उन्होंने कितने पैनकेक खाए थे या उनके भोज में और कुछ भी था या नहीं, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति इतने कम समय में इतने सारे पैनकेक नहीं खा सकता था। ओह, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। क्या तुम मिठाई लेना चाहोगे? ट्रॉन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। एक पल के लिए उसकी नज़र रिस्का के हाथों और उसकी लाल हो चुकी उंगलियों पर चली गई। रिस्का और नाराटा ने एक दूसरे की ओर देखा। नहीं, हम पास हो जाएंगे। रिस्का ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। ट्रॉन ने अपना ऑर्डर देने से पहले कंधे उचका दिए। मैं मर रहा हूँ, एडम ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, जो गुब्बारे की तरह फूल गया था। ट्रॉन ने भी उतना ही खाया था, शायद उससे भी अधिक, लेकिन वह सामान्य से अधिक दिख रहा था। खैर, हमने अच्छी तरह से बैठकर बहुत सी बातों पर चर्चा की।
यह एक उत्पादक बैठक थी। ट्रॉन ने गंभीरता से कहा, रिस्का, हमें जाना चाहिए। जरूर, रिस्का ने अचानक उठते हुए जोश से कहा। जबकि एडम और ट्रॉन ने एक के बाद एक मिठाइयाँ खत्म कर दी, नाराटा और रिस्का बस इंतजार करते रहे और कहीं न कहीं उनसे ईर्ष्या करते रहे। उन्होंने केवल ग्रीन टी का ऑर्डर दिया। सच है, वे एडम और ट्रॉन, विशेष रूप से नाराटा से जुड़ना चाहते थे, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह ऑपरेटर बनना चाहती थी और इसके लिए उसे कुछ त्याग करना पड़ा, भले ही वह भोजन जैसी मामूली चीज़ ही क्यों न हो। एडम, शुभकामनाएं। मैं आमतौर पर लोगों की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन तुम इसके हकदार हो। हालांकि बहुत घमंडी मत बनो, आत्मविश्वासी बनो, लेकिन अहंकारी मत बनो। जीवित रहने के लिए यही जरूरी है, न कि सिर्फ एक और प्रतिभाशाली नौसिखिया बनो जो अपनी मूर्खता के कारण कुछ महीनों में मर जाता है। ट्रॉन ने हाथ हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रिस्का ने तेजी से कदम बढ़ाए और उसके सामने दरवाजा खोल दिया। बाद में मिलते हैं। रिस्का ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और जल्दी से ट्रॉन के पीछे चली गई। एडम ने नाराता की ओर हल्की जिज्ञासा से देखा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि ट्रॉन के अलावा रिस्का ने भी आपसे बात की थी, है ना? एडम ने सुझाव दिया। नाराता ने गहरी सांस ली। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास एक अच्छा फैंटम है, बाकी सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तब मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती हूं और दिखा सकती हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। नाराता ने आत्मविश्वास से कहा, अपनी मुट्ठी को एक उग्र नज़र से भींचते हुए। एडम ने अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए मुस्कुराया। मैं समझ गया। खैर, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अगर ट्रॉन के पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार है तो ये पहले से ही तय है। मैं, एक प्रेत के रूप में, आपको कोई उपयोगी सलाह नहीं दे सकता। इसके अलावा एक प्रेत के रूप में भी मैं अभी भी एक नौसिखिया हूँ। एडम ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि, एडम का स्वर कठोर हो गया। हालांकि, नाराता ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अपनी आंखों में जो आत्मविश्वास है, जो आग अभी तुम में है, उसे कभी मत खोना। उस लौ को जीवित रखकर तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एडम ने एक गंभीर नज़र से कहा। नाराता ने केवल चुपचाप सिर हिला दिया। एडम ने नाराटा से किया अपना वादा पूरा कर दिया था और अब डेडलैंड्स लौटने से पहले गढ़ में उसे केवल एक ही काम करना था, एक पार्टी। सिल्वाना और एडम ने एडिर और उसके ऑपरेटर के साथ मिलकर सब कुछ व्यवस्थित करने के साथ साथ निमंत्रण भेजने का काम भी किया। पार्टी से एक दिन पहले सब कुछ तैयार था, जहां हर कोई आराम कर सकता था और डेडलैंड्स वापस जा सकता था। एडम रात में शहर से होकर गुजरा, एक ऐसे इलाके में जहां स्ट्रीट लाइटें नहीं थीं। वह रात के आसमान का आनंद लेना चाहता था। वैसे भी उसे डरने की कोई बात नहीं थी। तब वह थर्ड रिंग में था, जो कि लगभग झुगी झोपड़ियों की सीमा के पास था। खैर, ये फर्स्ट रिंग से बहुत अलग है। यहाँ शोर नहीं है और यह अच्छी बात है। हालांकि अंधेरा कई लोगों के लिए डरावना हो सकता है ना? एडम ने सोच समझकर कहा, बस शून्य में घूरते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अचानक, जैसे कहीं से भी एक शांत गहरी आवाज़ आई। अजीब बात यह थी कि एडम ने वह आवाज़ पहले भी सुनी थी और जानता था कि मालिक कौन है। एडम ने तेजी से मुड़कर देखा तो उसे गली में एक छाया दिखाई दी, जिसे अंधेरे ने पूरी तरह से छिपा दिया था। केवल एक चीज़ दिखाई दे रही थी, वह थी लंबे कोट का ऊंचा कॉलर, पन्ने जैसी आंखें और आधी धुंधली सिगरेट। तुम विल्फ्रेड हो, है ना? एडम अविश्वास में बुदबुदाया, या फिर तो ये किसी और का नाम था? वह आदमी मुस्कुराया। नहीं, तुमने सही कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें इस ओर आते देखा और सोचा कि शायद ये फिर से मिलने का अच्छा मौका हो सकता है। विल्फ्रेड ने शांत भाव से कहा और धुआं उड़ाया। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भले ही विल्फ्रेड ब्लैक स्वान से था और एडन हैंक से निपटने में उसकी मदद करने को तैयार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे विल्फ्रेड पर भरोसा करना था। एडम अब की तुलना में बहुत ज़्यादा भोला था। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि दुनिया के बारे में उसका ज्ञान बहुत सीमित था और उसके पास अनुभव की कमी थी। हालांकि रूबी ड्यू अर्थात मिर्ना के दस्ते और उसके साथियों की मृत्यु के बाद वह लोअर रिंग के प्रति बहुत सख्त हो गया था। फिर भी, तुम क्या चाहते हो? एडम ने कड़ी निगाह से पूछा। विल्फ्रेड ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, मैं बस बात करना चाहता था। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया था तो मुझे उम्मीद थी कि हमारी अगली मुलाकात ज़्यादा से ज़्यादा आधे साल में होगी। ज़्यादा खास बात यह है कि तुम तब तक लोअर रिंग तक उतरने के लिए काफ़ी मजबूत हो जाओगे। विल्फ्रेड ने शांति से कहा। उसने एक नई सिगरेट निकाली और उसे अपने लाइटर की नीली लौ से जलाया। निश्चित रूप से लोअर रिंग इतनी खतरनाक जगह नहीं थी कि वहां जाने के लिए कोई पहले के दो फैंटम बने। लोअर रिंग में बहुत से लोग रहते थे, सटीक तौर पर लाखों लोग। हालांकि वे बस अपना सामान्य काम कर रहे थे, एक नियमित जीवन जी रहे थे।
एडम के पास अधिक जटिल कार्य थे, जिसके लिए मिर्ना जैसे किसी प्रेत के हाथों न मरने की शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि एडम अभी तक लोअर रिंग में नहीं गया था, लेकिन यह समझने के लिए उसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि वहां सुरक्षा ऊपरी रिंग की तुलना में कहीं अधिक खराब थी। ये बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा वह एक बाहरी व्यक्ति था जो केवल ये समझता था कि यह रहस्यमय स्थान कैसे काम करता है। आधा साल, एडम ने हैरानी से भौहें उठाईं। विल्फ्रेड ने सिर हिलाया। हाँ, आमतौर पर हम 1 साल या उससे ज़्यादा समय बाद तक लोअर रिंग में नए फैंटम को देखने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में यह अलग है। आपके पहले मिशनों में आपकी सफलता को देखते हुए मुझे तुरंत एहसास हुआ कि आप प्रतिभाशाली थे, लेकिन अभी केवल 40 दिन ही हुए हैं और आप पहले ही के एक के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये सराहनीय है। और आगे क्या होगा? हम सिर्फ बात करेंगे और तुम चले जाओगे। एडम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, ये समझे बिना कि विल्फ्रेड के कोई छिपे हुए इरादे हैं या नहीं। विल्फ्रेड ने धीरे से अपना सिर घुमाया और एडम को घूरने लगा। हाँ, बिल्कुल यही होने वाला है। हालांकि लोअर रिंग में जाना तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, तुम यह मेरे बिना जानते हो। लेकिन चूंकि अब हम यहाँ हैं, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। एडेन हैंक, वह अपने प्रयोग जारी रखे हुए है, और अब उसने न केवल राक्षस और जुगी के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, बल्कि अन्य प्रेत भी। विल्फ्रेड ने आगे बोलने से पहले एक क्षण के लिए विराम लिया। हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन उसने कुछ फैंटम के साथ कुछ किया है। थोड़ा बहुत, लेकिन वे दूसरों से अलग हैं और हमें ठीक से नहीं पता कि यह क्या है या ये कैसे हुआ। और ये वास्तव में डरावना है। वैसे भी वह लोगों को मार रहा है और हमें इसे रोकना होगा। टस्क, ये बकवास बंद करो। एडम ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया। विल्फ्रेड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम वास्तव में मुझसे यह विश्वास करने की उम्मीद करते हो कि तुम्हें बस यही सब चिंता है? भले ही तुम्हें उन लोगों के लिए वास्तव में दुख हो जिन पर एडेन हैंक प्रयोग कर रहा है, तुम्हारे पीछे जरूर कुछ छिपे हुए इरादे होंगे, है ना? एडम ने भारी भौहें सिकोड़ीं। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि लोअर रिंग का संगठन न्याय के लिए लड़ने वाले परोपकारी लोगों का एक समूह था।